हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी 2026 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं आपके लिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस, जीडी, जितने भी एमटीएस, जीडी और सीएचएसएल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के 500 प्लस पीवाईक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे। 30 प्रैक्टिस सेट में हम इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके टाइप बनते हैं मैथमेटिक्स के, आपके जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे के सारे टाइप हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। जिससे आपको क्या होगा कि एग्जाम में जब पेपर आप अटेम्प्ट करो, मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करो, उसमें आपको 100% मार्क्स प्राप्त हो। ठीक है, मैथ्स पीवाईक्यू की हम सारी की सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई बात समझ में सबको? एक और बात जो कि आप सभी के मन में डाउट होगा कि आपका एग्जाम 23 फरवरी 2026 को होने वाला था, वो अब क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। और पोस्टपोन होके अब कब होगा वो आपको नहीं पता और ना ही मेरे को पता। लेकिन इतना पता है कि आपका एग्जाम 2 महीने 3 महीने डिले नहीं होगा। आपका एग्जाम मैक्स टू मैक्स 1 या 1.5 महीने डिले होगा। और जिससे क्या है कि आपका एग्जाम मिड मार्च या मार्च के अंतिम वीक्स, मतलब लास्ट वीक्स है ना मार्च के, उनमें आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और जो मैं करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स में वो कर लें। ठीक है ना? अगर आप जो प्रैक्टिस सेट हैं 1 से लेके 30 तक हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आप पूरे के पूरे करें, तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आप मैथ्स में ऐसा कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ा। वो सारे के सारे टाइप आपके कवर हो जाएँगे। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, ठीक है ना? तो आप सभी मेरे साथ में शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहें, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप कोई टाइप समझना चाहते हैं, तो मैं आपको उसका कंसेप्ट का अलग से वीडियो डाल दूंगा छोटा-सा, जिससे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छे से हो जाए, ठीक है ना? उसके बाद में अगर आपको किसी भी तरीके का मैथमेटिक्स का डाउट है, तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप नंबर हैं जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? रही बात इनके पीडीएफ की, जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उनकी पीडीएफ्स की, तो पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लें, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरुआत। एसएससी जीडी 2026 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 1। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं सभी। आप सभी पहले क्वेश्चन करें, वीडियो को पॉज़ करें, क्वेश्चन करें, उसके बाद में ही आप वीडियो को देखें। अगर आपसे वीडियो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो देखें, लेकिन अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अपना स्कोर, जो भी आपका स्कोर होता है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास पहली होने वाली है हमारी प्रैक्टिस सेट जीडी की, जो कि पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 22/2/2024 को जो शिफ्ट 4 नंबर की थी ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है क्या होता है? कि 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो संख्या है, सारी की सारी संख्या उनका सम करो, तो वो क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि आपको जैसे कोई नंबर दे रखा है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब क्या करना है आपको, 9 बना के काटते जाना है, यानी कि 6 और 3 कितना हो गया, 9, और 5 और 4 कितना हो गया, 9। अब 1 और 2 ये कितना होता है, 3 होता है। तो 3 में तो 9 का भाग नहीं जाता ना, 3 9 का भाग नहीं जाता, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। आपको ये है कि जो आपका डिजिटल सम है ना, डिजिट्स का सम, वो हमेशा कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है ना? वो 9 से कटना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे, कि देखिए 4 और 1 कितना होता है, 5, 5 और 3 कितना होता है, 8, 8 और 1 9, यानी कि ये तो विभाज्य है। देखिए उसके बाद में 2 और 1 3, 5 और 4 9, 5 और 4 9 को काट दो, 2 और 1 3, ये विभाजित नहीं है। ऐसे 9 को ऐसे 3 जोड़ेंगे ना तो भी कितना होता है, 12, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। समझ में आया सबको? इसी तरीके से करते जाना है, यानी कि 4 और कितना होता है, 5, 5 और 2 7, और 7 और 4 कितना होता है, 11, जो भी 1 और 1 जोड़ेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये भी नहीं है, ठीक है? उसके बाद में 1 और 4 कितना होता है, 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16,
16 आएंगे, 16 में 16 के डिजिट को जोड़ेंगे जब 6 और 1 कितना होता है 7, जो कि 9 नहीं बन रहा है। आपके डिजिट है ना, उनका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके जितने भी डिजिट्स आए इनको जोड़ने के बाद में उनका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखिए ये है ना, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9, ये तो ऑब्वियसली 9 हो रहा है, तो 9 से विभाजित होगा। अगर आपके जो डिजिट्स हैं, आपके जो अंक हैं, उनका जब आप योग करेंगे तो योग हमेशा कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, जिससे कि आपकी संख्या कितने से 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से आगे जो जैसे क्वेश्चन आएँगे, हम सारे के सारे डिविजिबिलिटी के जितने भी विभाज्यता के नियम है वो सारे के सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। उसके बाद में अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं? करिए। एसएससी जीडी 22/2/2024 शिफ्ट नंबर 4। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं? देखिए 8 से विभाज्य क्या करना है, 8 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है अपने को, 8 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है। तो 8 को लेंगे, लेकिन 8 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 अंकीय है। आपको क्या करना है, 2 अंकीय देखनी है ना, तो 16 से स्टार्ट करेंगे। 16, फिर क्या आता है 24, फिर क्या आता है 32, फिर कितना आता है 40, फिर कितना आता है 48, उसके बाद में 56, फिर 64, फिर 72, फिर कितना आता है 80, ये 10 बार, फिर 88 और 96। इसके बाद में कोई आती है क्या ऐसी संख्या, 2 अंकीय ऐसी संख्या आती है इनके अलावा जो कि 8 से विभाजित हो? कोई नहीं आती। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी हैं, 11 हैं कि नहीं है? तो 11 नंबर ऐसे हैं, 11 संख्याएं ऐसी हैं, ऐसी 2 अंकीय संख्याएं हैं 11 जो कि 8 से विभाज्य हैं। आया सबको समझ में? बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। इसको फॉर्मूले से भी करेंगे, लेकिन वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको अभी सारी की सारी चीजें बता दूंगा तो फिर आपके जो क्लास है उसकी टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर इतना टाइम हम नहीं लेंगे, बहुत ही सीमित समय में हम आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझाएँगे। यानी कि आज की क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूँ एकदम बेसिक से, अगली क्लास में फ़ॉर्मूले से बता दूँगा, ठीक है ना? समांतर श्रेणी वाला फ़ॉर्मूला लगता है, ठीक है ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या है जो 9 से विभाज्य नहीं है? ठीक है ना? वही सेम टू सेम लगाना है आपको। करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ। देखिए क्या दे रखा है आपको ऑप्शन ए में, 3 6 5 8। आपको ऑप्शन चेक करना और कुछ नहीं करना है। कितने, 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 6 6 और 3 कितना होता है 9, ठीक है, ये हो गया। अब 8 और 5 कितना हो रहा है, 6 और 3 9 हो गए, तो इसको तो काट दो। 8 और 5 कितने हो रहा है 13। जब 13 के जो सम है इनको जोड़ेंगे, 13 को जो ये संख्या है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आ रही है, 3 और 1 कितना हो रहा है 4, 9 तो नहीं हो रहा। यानी कि ये है वो विभाज्य नहीं है। आपका पहला ही ऑप्शन चेक करने पर आ गया। अब बाद में आप ऑप्शन चेक करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 और 8 15, 15 और 3 कितने होते हैं 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 27, 27 आ रहे हैं, तो 7 और 2 9 आ रहा है, यानी कि ये विभाज्य है, ठीक है। उसके बाद में इसको देखेंगे, 8 7 15 और 5 7 12, 15 12 27, वही सेम टू सेम आ रहा है, 7 2 9, यानी कि ये भी विभाजित है। फिर 8 और 1 9 और 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये भी विभाजित है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए है जो कि विभाजित नहीं है 9 से, वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27 36 56 12 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? वह न्यूनतम संख्या, जब आपको न्यूनतम संख्या पूछे है ना कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27 36 56 12 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जब न्यूनतम संख्या आपको पूछी है तो आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, इन सब संख्या जो दे रखी है आपको क्या लेना है, उसका एलसीएम लेना है, जिसको क्या बोलते हैं, लसाअ। लसअप बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल, तो वो आपको ले लेना है। एसएससी जीडी का ये भी 2024 का है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो हम ऐसे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लेंगे, ऐसे हवा-हवाई क्वेश्चन हम नहीं करवाएँगे, ठीक है ना? तो देखिए 27 36, 27 को कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी वे में मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा कुछ ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा। 36 हैं, तो 36 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 3 9 चौक 36 होता है, तो 2 गुणा 2 लिख देंगे, ठीक है? इसी तरीके से आगे 56 है, 56 कितना 8 गुणा 7 होता है, तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ये हो गया। उसके बाद में कितना 12, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है।
फिर उसके बाद में 10 है, 10 को वैसे 5 गुणा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, जैसे कॉमन कॉमन है उनको लेना है पहले। तो 2 इधर आ गया, 2 इधर से आ गया, 2 इधर से आ गया और 1 2 इधर से आ गया। इसमें कोई 2 है? नहीं है, तो 2 ले लिया अपन ने। उसके बाद में फिर देखिए वापस, ये 2 इधर रहा, 1 2 ये रहा, 1 ये रहा, कितने हो गए? ठीक है, इन तीनों में से कॉमन आ गया, तो ये 2 और लिख दिया। फिर उसके बाद में 2 बचा है कहीं, ये रहा 1, ठीक है, और कहीं है? नहीं है, तो ये 2 इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में अपन 3 लेंगे, तो 3 कहाँ-कहाँ है? एक तो ये है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो अपन ने 3 ले लिया। उसके बाद में एक यहाँ पर 3 है और एक यहाँ 3 है, फिर 3 ले लिया। फिर एक ये रहा 3, एक बचा है अपने पास में, तो वो 3 का अपन क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। उसके बाद में अब क्या बचा? 5 और 7, 2 ही संख्या बची है, 5 और 7, 5 का गुणा फिर 7 का गुणा। अब इन सब का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो जिससे क्या आ जाएगा? अपना एलसीएम आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, लिख देंगे अपन, इधर लिख दिया 8। उसके बाद में 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो लिख देंगे 27। समझ में आया आप सभी को? 5 सत्ते 7 पंजे 35, तो अपन लिख देंगे इधर 35 को, लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब देखिए गुणा करते हैं, 27 का 35 में गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले 8 को इस साइड में छोड़ दो, अब 27 और 35 का गुणा करो। 27 का 5 बार कितनी बार जाएगा? 135, तो कितना बचा? 13। उसके बाद में 27 का 3 बार करेंगे तो कितना आता है? 81, 81 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 94, 945। अब बचा कितना था? 8। अब 8 से गुणा कर देंगे इसको, तो 8 बन जाए 40, कितना आ जाएगा? 0 हासिल 4, फिर 8 चौक 32 में 4 36, 6। 6 जीरो कौन से ऑप्शन में है? आपको 6 और 0 कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन है 756, 7560। अब 8 चौक 32, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 9, 8 9 कितना होता है? 72, 72 में जब आप कितना जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे ना, 36 का 3 बजा 75 ही आएगा, 75 60 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि न्यूनतम संख्या कौन सी है जो इनसे विभाजित हो, तो आपको क्या क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। सभी को समझ में आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए। आप एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो बिल्कुल ही बेसिक है, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है ना, फिर क्या है कि आपके प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बस सीधा-सा आपको जो उनके गुणनखंड है उनको लिख दीजिए, उसके बाद में उनमें से कॉमन लेके जितने भी संख्या, छोड़ना किसी को ही नहीं है। स पहले तो कॉमन लेना है, फिर जितनी बच रही है उनसे क्या करना है? गुणा करना है, तो वो क्या आ जाएगा? आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता है? ये भी एसएससी जीडी 29/2/2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर, न्यूनतम संख्या पूछा है ना, तो पहली तो वो संख्या है जिसमें पूरा का पूरा भाग जाता हो, तो इन सब का क्या आ जाएगा? लसअप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई लसअप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एलसीएम आएगा आएगा कि नहीं आएगा? जब आप इन सभी हैं जो 3 संख्या 4 संख्या दे रखी है, 15, 80, 20 और 75 का एलसीएम निकालेंगे, तो वह न्यूनतम संख्या है जिसमें पूरा का पूरा भाग आएगा कि जाएगा? वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और उसमें 14 जोड़ देंगे तो वो 14 शेषफल वाला ही तो है, तो वो उसमें जोड़ देंगे तो बस आपका आंसर आएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो जब वो 14 उसमें जोड़ देंगे, तो जब भी किसी भी नंबर इनमें से 15, 80, 20 और 75 में के किसी भी, इन चारों में से किसी भी नंबर से आप गुणा करोगे, तो हमेशा 14 ही शेषफल बचेगा। कैसे? जब आप 15, 80, 20 और 75 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? जब 15 है, 15 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 5 लिखते हैं कि नहीं लिखते? इसी तरीके से 80 है, तो 80 को क्या लिखोगे? 4 गुणा 5 20, और 20 को भी 4 से गुणा कर देंगे तो 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरीके से कितना है? 20 है, तो ये कितना होता है? 4 गुणा 5 होता है, ठीक है। उसके बाद में 75 है, तो 75 कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 3 गुणा 5 15, और फिर 5 एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 75। अब देखो कॉमन कॉमन संख्या लेनी है 3, ये 3 रहा, ये 3 रहा, 3 से स्टार्ट करेंगे 3, फिर 4, 1 4 इधर से, 4 इधर से आ गया 4, फिर 1 4 ये वाला बचा, वो भी ले लिया अपन ने। उसके बाद में कॉमन कॉमन काटते जाना, ठीक है ना। 1 2, ये सब में 5 कॉमन है, तो 5 ले लिया, फिर इसके बाद में एक ही 5 बच रहा है, वो कौन-सा है? ये है, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपके पास में? एलसीएम आ गया, लसअप आ गया। भाई जो संख्या थी उनका क्या आ गया? एलसीएम। अब इनका गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा? 16, 16 तिये भाई 4 सौक 16, 16 तिये कितना होता है? 48। जब 48 का 25 से गुणा करेंगे और उसके बाद में उसमें 14 जोड़ देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है? 25 अट्ठे
25 सटे कितना होता है 200, 200 होता है तो 20 ऊपर लिख देंगे हासिल। 25 चौके कितना होता है 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होता है 120, यानी कि 120 ये आ जाएगा 1200। आपका जो एलसीएम है 1200। 1200 ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी का पूरा भाग जाता है। वह न्यूनतम संख्या है 1200 जिनमें ये जो संख्या दे रखी है 15, 80, 20 और 75 का जब भाग देते हैं तो वो पूरा का पूरा चला जाता है, शेषफल 0 रहता है। अगर इसमें 14 जोड़ दें, जब ये 1200 है इसमें 14 जोड़ दें तो 1214 एक ऐसी संख्या है, वह न्यूनतम संख्या है जिनमें 15, 80, 20 और 75 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता है। ऐसे इस तरीके का किसी भी डाटा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको शेषफल दे रखा है आपको कि इतना शेषफल बचता है तो आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले एलसीएम ज्ञात करो और उसमें शेषफल को जोड़ दो, तो वो जो संख्या आएगी उसमें जब भी जो संख्या दे रखी है उसका भाग देंगे तो हमेशा शेषफल कितना आएगा 14 आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए इस क्वेश्चन को। चलिए करते हैं। देखिए 9/4, 21/10 और 63/20 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करो। अब भिन्न रूप में आपका एलसीएम ज्ञात करेंगे ना, जब आपके पास में जब ऐसी फ्रैक्शन दे रखी हो, भिन्न दे रखी हो, तो आपको जब भिन्न में ज्ञात करना है ना, तो क्या करना, जब एलसीएम आपको ज्ञात करना है ना भिन्न किसी भिन्न का, तो जो ऊपर है अंश है, जो ऊपर है अंश है, अंश का क्या लेना है एलसीएम, और हर का क्या करना है एचसीएफ। एचसीएफ समझ गए आप, मसब, हर का मस और ऊपर क्या करना है लस। ठीक है। जब भी आप फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो जब अंश का तो क्या करना है एलसीएम लेना है और हर का क्या करना है एचसीएफ लेना है। इसी तरीके से जब आप एचसीएफ ज्ञात करोगे फ्रैक्शन का तो जो अंश है उसका एचसीएफ और जो हर है उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, ये बात आपको आई समझ में, आई कि नहीं आई? बस यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे आपके भिन्न के जो भी हैं एलसीएम वो निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए आपके पास में संख्या क्या दे रखी है 9/4, 21/10, क्या दे रखी है 9/4, 21/10 और क्या है 63/20। अब ऊपर वाली जो भी संख्या है ना 9, 21 और 63 ये अंश है, अंश का क्या करना है एलसीएम लेना है। जब 21, 9, 63, तो 63 ऐसी संख्या है जिसमें 21 का भी भाग जाता है और 9 का भी जाता है, तो 63 क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा। अब आप वैसे निकालोगे तो भी 63 आना है। कैसे? जैसे कि 3 गुणा 3 9 हो गया, फिर उसके बाद में 3 गुणा 4 ये हो गया 12, और फिर 63 बचता है उसको भी 3 गुणा 3 गुणा 7 करोगे। ठीक है, ऐसे ही करोगे ना, तो 3 3 3 इधर कॉमन आ गया, कितने आएंगे, अच्छा 21 है ना तो ये 7 आएगा, सॉरी 3 3, ये 3 कॉमन आ गया। उसके बाद में कितना बचा, ये 3 बचा और ये 3 आ गया इधर, फिर उसके बाद में एक कॉमन आ जाएगा 7, तो ये 7 आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे 9 सत्ते 63, यानी कि 63 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। तो जब 63 एलसीएम आ गया, अब हर का क्या करना है एचसीएफ लेना है। वो मैक्सिमम नंबर, जो वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों में भाग चला जाए, कॉमन भाग जाए, जिसमें तीनों में भाग जाना चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों में जो भाग जाए। जैसे कि कौन सी है 4, देखिए अपन 4 लेते हैं ना, तो 4 का इसमें तो जाता है, इसमें भी जाता है, लेकिन 10 में 4 का भाग नहीं जाता है। फिर देखते हैं इससे छोटी 3, तो 3 का तो किसी में नहीं जाता। फिर 2 को देखते हैं तो 2 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो इसमें भी जाता है, यानी कि इन तीनों का 4, 10, 20 का जो मसब है एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 63/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन का एलसीएम और फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये भी आपका जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, करिए इस क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए 42 मल्टीप्लाई में है 3 प्लस 25, फिर मल्टीप्लाई में है 3 माइनस 14/7, फिर मल्टीप्लाई में है 5। आपको बोर्ड मास पता होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, बोर्ड मास में क्या होता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर गुणा करते हैं, यही तो होता है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला तो कुछ है नहीं, डिवाइड डिवाइड वाला है इधर जरूर है ना। तो ये भाग वाला है तो 14/7 कितना होता है 2 ही तो होता है ना, ये कितना आ जाएगा 2।
तो जब 14/7 है, 7 से 14 कितनी बार, 2 बार कटता है। तो इधर देखिए 42 को 3 इधर प्लस है तो इधर गुणा कर सकते हैं अपन, है ना। तो जब 42 को 3 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 त्रिये 12 हासिल 1, अरे नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 तिये 12, 126 आ गया। फिर प्लस में ये कितना 25 दिया 75, माइनस 2 पंजे 10, ये आ गया 10। जब 75 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65। अब 65 126 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 और 6 11, यानी कि एक यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन आपका एक ही है, 191 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। सिंप्लीफिकेशन है वो आप सभी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये चीज बस ये बताने की कोशिश है कि आपको तैयार रहना है, किसी भी तरीका का क्वेश्चन आए आपको तैयार ही रहना है, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए और करिए इसको। 755 माइनस 250 प्लस 33 माइनस 100 माइनस 70 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 28/2/2026 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आज जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगली बार क्वेश्चन आएंगे जिसमें जीडी एसएससी सीएचएल एमटीएस के मिक्स कर देंगे। धीरे 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 अपन ऐसे मिक्सअप करते जाएंगे, ठीक है। 755 माइनस 250 प्लस 33 माइनस 100 माइनस 70 का मान ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। 755 है उसको ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट है, इसके अंदर भी ब्रैकेट है ना, तो जो अंदर के अंदर वाला यानी कि 250 को ऐसे कैसे रखो, फिर प्लस, फिर आपके पास में ये ब्रैकेट है, मंजिला कोष्टक, फिर उसके बाद में 33 माइनस जो 100 माइनस 70 है, ये अंदर का अंदर ब्रैकेट है पूरा, इसमें 100 में 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। आपके पास में ये आ गया कि 30 नहीं आया, आ गया ना। अब देखिए जब ये 30 आ गया, ये 33 है, अब इनको सोल्व करेंगे ना, ये मंजिला ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे, जब 33 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 33 में से 30 को घटाएंगे तो 3 बचेगा कि नहीं आएगा, 3 बचेगा। अब जब 755 इधर आ गया, बड़ा ब्रैकेट है 250, इधर प्लस में कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 253, 253 होगा कि नहीं हो जाएगा, 755 माइनस 253, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 253 को इसमें से घटाएंगे तो 55 में से 53 2, यानी कि 502 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है। सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से आपसे ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 9 नहीं है, 10 डायरेक्ट कर रखा है, सॉरी। एसएससी जीडी 22/2/2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए पी क्यू आर का औसत 40 है, ठीक है ना। पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत यानी कि बट्टा 3, औसत क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो पी क्यू आर तीनों को जोड़ा, उसमें 3 से ये हैं तो तीनों का 3 का भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा 40। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 120। आपको दे रखा है पी क्यू का औसत, यानी कि पी और क्यू का औसत दे रखा है, पी बटा क्यू का औसत कितना दे रखा है 35। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 70 होगा कि नहीं हो जाएगा, पी और क्यू का योग कितना हो जाएगा 70। तो जब पी और क्यू का योग 70 है, 70 को इसमें से घटाएंगे, जब 70 को पी प्लस क्यू 70 हो जाएगा तो आर का मान कितना हो जाएगा, 70 उधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, आएगा कि नहीं आएगा। जब आर का मान 50 है तो आपको दे रखा है क्यू प्लस आर का औसत कितना है 45, और क्यू का मान आपको ज्ञात करना है ना। तो क्यू प्लस आर का औसत कितना दे रखा है 45, तो उनका योग कितना हो जाएगा 90। आपको आर का मान 50 दे रखा है तो 50 उसमें से 90 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, क्यू की वैल्यू 40 बचेगी कि नहीं बचेगी। तो 40 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया और समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 9 परीक्षणों का औसत 10 था, जिनमें से पहले 5 परीक्षणों का औसत 11 था और अंतिम 5 परीक्षणों का औसत 8 है। तो पांचवा परीक्षण कौन सा या कितना था वो कीजिए, ठीक है ना। देखिए करना क्या है, पहले 9 प्रेक्षण है, अब 9 प्रेक्षण, ये 5 और 5 10 प्रेक्षण है ना। तो ये क्या है, जो पांचवा प्रेक्षण है वो क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है ना। जो 2 बार रिपीट हुआ है तो जब 9 प्रेक्षण है उसमें से जो बाकी के दोनों को जोड़ के उसमें घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वो पांचवा प्रेक्षण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आपका वही हो जाएगा। तो 9 प्रेक्षणों का औसत यानी कि 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है 10 है। तो जो
टोटल योग सम कितना हो जाएगा, 9 प्रेक्षणों का सम कितना, 9 से गुणा कर देंगे ना भाई। 9 का जो औसत है वो 10 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, योग कितना 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 प्रेक्षणों का औसत 11 है, तो 5 प्रेक्षणों का जो योग है वो टोटल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 55। होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से अंतिम 5 प्रेक्षण है, उनका औसत 8 है, तो उनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 40। 40 होगा ना, 8 पंजे 40। अब इन दोनों को जोड़ो और 90 में से घटा दो। 90 आपका टोटल पहले दे रखा था, 9 प्रेक्षण है। अब 5-5 जो 10 प्रेक्षण है, यानी कि 5 2 बार रिपीट हुआ, उसमें से जब इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो वो जो एक्स्ट्रा आएगा वही तो आएगा 500 प्रेक्षण। तो एक्स्ट्रा कितना आएगा, वही 500 प्रेक्षण है। तो अब जब इनको 40 और 55 कितना होता है, 95। तो 95 को घटाएंगे, यानी कि 95 में से जो भी बड़ी संख्या है वो मतलब पहले आगे लिखेंगे, उसके बाद में 90 लिखेंगे, लेकिन मैंने इधर ऐसे लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, 95 में से जब 90 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि 5 जो भी है आएगा, आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपका, 5वां प्रेक्षण आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया सबको, आया कि नहीं आया, आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको एक और तरीके से वो मैं आपको कल बता दूंगा कि आप जैसे कि आपको दे रखा हो ना, कैसे मतलब, देखिए अभी ये सब थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद में मैं बाकी चीजें कल बताऊंगा अगले मतलब प्रैक्टिस सेट में। वैसे का वैसे ही क्वेश्चन लूंगा मैं एक, जिससे कि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, कि 9 प्रेक्षण का औसत दे रखा है 10, फिर पहले 5 का दे रखा है आपको कितना, 11, उसके बाद में आखिरी 5 का कितना दे रखा, 5। अब ठीक है, ये इससे कितना ज्यादा है, प्लस 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना, और ये इससे कितना ज्यादा है, यानी कि ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, 8 है ना, तो -2 कम है। ठीक है, तो -2 और +1, माइन ये दोनों 5-5 है ना, -2 और +1, यानी कि इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही तो आएगा, -1 ही तो ये आएगा, जो भी है -1 ही आएगा। जब इनमें से घटाएंगे तो 1 ही आएगा आपके पास में, तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये आपका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो जो पहले मैंने बताया बिल्कुल बेसिक, यानी कि पहले 9 प्रेक्षणों का गुणा करो, यानी कि उनका 9 से 10 से गुणा किया 90, और फिर दोनों को गुणा करके उनको पहले दोनों लास्ट के बचे हैं ना 5 प्रेक्षण, और फिर इसके बाद अंतिम 5 प्रेक्षण उनको जोड़ के और टोटल में से घटा दो, और जितना बचेगा वो आपको जो पूछा है वही आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, वॉइस चली गई थी शायद, तो अभी वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। क्या है दे रखा है, देखिए कि पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है 6:5:9, यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो क्यू और आर, पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है 6:5:9, कितना दे रखा है, 6:5:9, और इन तीनों का योग दे रखा है आपको 400। ये कितना हो रहा है, 6 और 5 9, और 6 और 5 11 और 9 20। तो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। 20 गुणा 20 ही तो होता है 400, तो 20 गुणा हो गया। तो अब आपको क्या पूछा, पी और आर के बीच का अंतर पूछा, पी और आर, यानी पी ये और ये आर हो गया, पी और आर के बीच का अंतर कितना है, 3। 3 यूनिट, 3 का 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 60। आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एसएससी जीडी 2024 के शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओ वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, जब आप किसी समानुपात है, समानुपात दे रखा है, उसका जब थर्ड प्रोपोर्शन है, तृतीय समानुपाती निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, आप b² बटा a करते हैं। जब आपको तृतीय समानुपाती पूछा हो तो आप क्या करते हैं, b²बटा a। ठीक है, अगर आपको माध्य मान पूछा है, माध्य समानुपाती पूछा है, तो उसको कैसे निकालते हैं, √ab, अंडर रूट में ए भी करेंगे, ए और बी दे रखा है, उसका माध्य समानुपाती ज्ञात करना है, तो √ab ही तो करेंगे। इसी तरीके से आपको चतुर्थ पूछ ले, चतुर्थ समानुपाती पूछ ले, वो आपको ज्ञात करना है, तो वो कैसे निकालेंगे, bc/a, यही तो निकालेंगे। ए बी सी 3 मान दे रखे होंगे आपको अनुपात में, और आपको चौथा निकालना है, तो bc/a करेंगे आपको। ठीक है,
बिल्कुल, ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए, ये मैं बार-बार नहीं बताऊँगा, ये एक फ़ॉर्मूले हैं, ये आपके दिमाग में ही रहने चाहिए, ठीक है? इनको नहीं भूलना है आपको, ठीक है? चलिए, x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4, जब इनका क्या a और b हैं दे रखा है, तो उनका क्या है रूट ले लेना, माध्यानुपाती अपनों को ज्ञात करना है, रूट ले लेंगे। तो जब अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब अंडर रूट हटाएँगे तो ये 4 है, ये जो पावर 4 है 2 नहीं हो जाएगी? x प्लस वाई की पावर 2 और x माइनस वाई की पावर भी 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए आप। हो जाएगी ना? तो अब देखिए, ये हो गई। अब जो x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। x प्लस वाई और x माइनस वाई, आप इस फ़ॉर्मूले को तो जानते हैं ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके बराबर होता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी तरीके से x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो भी आपके पास में सेम मान आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? सी। ये जो आपका है ना, ये स्क्वायर में है, जो लिखने में आपके मिसटाइप हो गया है। टाइप मिसटाइप नहीं हुआ है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो मैं पीडीएफ में सुधार दूँगा, ठीक है ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करिए। यदि पी क्यू का 220% है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा? परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करिए। देखिए, पी क्यू का 220% है ना, क्यू का पूछा है, तो अब क्यू को क्या मान लो? 100 मान लो। अब पी है वो क्यू का 220% है, तो क्यू का 220% कितना होता है? 100 का 220 ही होता है, ठीक है? तो ये 220 है। अब क्या बोला है कि क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत? पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू हो जाएगा 320। तो 320 का जो है ना क्यू, क्यू कितना है? 100, ये 100 कितना प्रतिशत हो जाएगा? इसका कर देंगे 100 से गुणा, तो आपके परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 0 से 0 कटा, अब कितना बचा ऊपर? इसको काट दो पहले, 8 से काटो। तो ये 4 से कट रहा है कितनी बार? 25 बार। ये 4 से कितनी बार कट रहा है? 8 बार। 8 चौक 32 होता है ना, ठीक है? फिर भी कट रहा है ना वापस। ये 2 से ये कितनी बार? 4 बार, और ये 2 से 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 का 25 कितना हो जाएगा? 125। 125 बटे 4 प्रतिशत में आएगा कि नहीं आएगा? जब इसको काटा-पीटी करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, फिर 1 बार। 31.25% क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि 31.25 आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए इस तेल की खपत में, ये सापत जो लिखा है ना, ये नहीं है, ये क्या है आपके? खपत हो जाएगी, ठीक है? ये क्या है? खपत। खपत में 20% की कमी कर देता है, तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता है व्यय, व्यय क्या होता है? एक्सपेंडिचर। वो किसके बराबर होता है? मूल्य गुणा खपत। यही तो होता है आपका मूल्य गुणा खपत। जब आप व्यय हैं उसके आपको निकालना है, तो मूल्य है, आपने क्या तेल की कीमत 45% की वृद्धि की गई, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9/20। यानी कि जो पहले 20 थी, 45% की वृद्धि कर दी गई, तो कितने हो गए? 20 से 29। और जो खपत है वो 20% की कमी कर दी गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो पहले 5 थी, 20% कम करके अब कितनी हो गई? 4। तो अब टोटल ऊपर कितनी? पहले व्यय कितना था? 100 का, 20 गुणा 5 100 का। अब व्यय कितना बढ़ के हो गया? 116। तो जब 100 पे 16 बढ़ा है, 116, तो 100 पे जितना बढ़ेगा वो प्रतिशत में ही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा? 16% आपका क्या हो गया? व्यय, यानी खर्चा बढ़ा है, ठीक है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही हम कि बिल्कुल आसान और वे में और बहुत जल्दी-जल्दी कैसे करें, वही हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से ऐसे गुणा-भाग करने लग जाओ, वो नहीं है, ठीक है? आसान-आसान से क्वेश्चन करेंगे और आसान वे में करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। इसको आप कीजिए और मेरे को बताइए। और ये तो बिना पेन और पेपर हो जाएगा। यदि x 50 है और y भी 25 है, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है? y 25 है, x 50 है, 25 का 2 गुना है, तो कितने प्रतिशत अधिक है? 100% अधिक है। इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, आप सभी को इतने समझदार हैं, ठीक है? चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक बैग का विक्रय मूल्य ₹1056 है और लाभ प्रतिशत 20% है ना?
एक बैग का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1056 और लाभ प्रतिशत कितना दे रखा 20%। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कितना होगा? हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? भाई साहब, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 है। आप पहले तो सीपी होता है क्रय मूल्य और एसपी होता है विक्रय मूल्य। अब आपको क्या दे रखा है? जो सीपी है, एसपी है, आपका कितना दे रखा था 1056। तो जब 1056 में आप बेच रहे थे तो आपको कितना 20% का लाभ हो रहा था। तो 20% का लाभ हो रहा था, मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आप इसको 100 माने, इसको कितना माने आप 100 माने, तो ये 120 की वैल्यू है जब जाके तो 20% का लाभ होगा। जब जाके ही तो 20% का लाभ होगा। तो कितना आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा? तो 1056 है जो किसकी वैल्यू है? 120 की वैल्यू है, तो आपको 100 क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 0 से 0 कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो ये 5 बार, फिर ये 6 बार। 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना बचा? 4 1 45, फिर 7 बार जाएगा, फिर 3 36 176। इसको 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? जो क्रय मूल्य आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30, 0 आ जाएगा 3, ठीक है। 7 पंजे 35, 3 38, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। यानी कि 800 और 80। 880 क्या आ गया आपके पास में? क्रय मूल्य आ गया। अब क्या बोला है कि अब आपने जो बेची है वो चीज़ कितने बेची है? 800 में बेची है। जब आप 800 में बेचते हैं, आपका विक्रय मूल्य बदल जाता है। जब 880 की वस्तु 800 में बेचते हैं तो हानि कितनी हुई? 80 रुपए की। जब 880 की वैल्यू 880 की वस्तु 800 में बेचते हैं तो 80 रुपए की हानि हुई। वो किस पे हुई? 880 पे। 880 पे 80 रुपए की हानि हुई, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत आपका निकलेगा। वो क्या आ जाएगा आपका? हानि प्रतिशत आएगा कि नहीं आएगा? तो 0 से 0 कटा 8 से कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो 1/11 गुणा 100% यानी कि 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू उसको परसेंटेज में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? जब 100 में 11 का भाग देंगे तो 9.09 ये आएगा कि नहीं आएगा? तो वो कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबको पता है, सबको ये आपको याद भी होगा और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत कितना है वो ज्ञात करना है। ये भी एसएससी जीडी 2024 का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। 22/2 को जो एग्जाम हुआ था आपके, वो 22 फरवरी को। देखिए, एक और चीज मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप में किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप कोई टाइप समझना चाहते हैं, भले मैथ का किसी भी चैप्टर का कोई भी टाइप हो, किसी कोई भी कंसेप्ट हो, आप समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। हम आपके लिए वो वीडियो जितना हो सके उतना अच्छे से आपको करके वो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर लूँगा, जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो जाए और आपको जब उस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, अभिषेक है वो अपने लैपटॉप का क्रय मूल्य है 50% अधिक अंकित करता है। 50% अधिक अंकित करता है यानी कि सीपी और उसके बाद में एसपी। एसपी क्या है? उसका मूल्य अंकित मूल्य हो गया ना। जो सेलिंग प्राइस है वो तो अलग बात है ना। अब क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। आपका एक तो होता है क्रय मूल्य, उसके बाद होता है एसपी जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य, उसके बाद होता है मार्क प्राइस एमपी जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। आप जब क्रय मूल्य को बढ़ा के जितना अंकित करते हैं वो क्या होता है? एमआरपी क्या हो जाता है आपका? मार्क प्राइस होता है। और जिसमें बेचते हैं, जैसे कि जितना डिस्काउंट देके बेचो या फिर मार्क प्राइस पे बेचो तो मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देकर बेचते हो तो जो बेचने वाला मूल्य है वो क्या हो जाएगा? आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो जब 100 रुपए की वस्तु है, आपको उसने आपको क्या बोला है? 50% अधिक अंकित करता है तो कितने हो जाएगी? 150। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 150। अब 150 पे क्या बोला है? वो 30% की छूट प्रदान करता है। तो 150 पे 30% की छूट, तो 150 की 30% कितना हो जाएगा? 150 का 30% कितना हो जाएगा? 150 का 30% अपन ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 कटा, इधर से इधर काट देंगे 0, तो 15 तिया 45 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब 150 में से 45 माइनस करोगे तो आपके पास में सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 105 क्या आ जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 100 की वस्तु जब 105 में बिक रही है तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 5%। 5% ही तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। भाई 100 पे 5 बढ़ा के बेचोगे तो 5%। 100 पे जितना प्रतिशत ज़्यादा होता है वो परसेंटेज में ही आता है। 100 पे जितनी संख्या ज़्यादा होती है वो प्रतिशत में ही होती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग था 87 वर्ष, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे ज़्यादा बड़ा डाटा देख के ऐसा घबराना नहीं है, ठीक है ना? करते हैं, देखिए। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु दे रखी है 3, 5, 7, ठीक है? तो आप इनको ऐसे मान लो 3x, 7x और अच्छा 7x नहीं 5x और 7x, ठीक है? अब क्या पूछा है कि इसकी 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, तो 6 को माइनस कर दो, जो वर्तमान आयु का अनुपात है उनमें 6 घटा देंगे तो 6 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 3x और उनका योग पूछा है तो उनको जोड़ दो, तो 5x में से भी 6 घटा देंगे फिर उनको जोड़ेंगे, 7x में से 6 घटा के फिर जोड़ देंगे उन सबको, तो वो उनका जो योग है वो कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8, 8, 7 कितना आ जाएगा? 15, 15x आएगा कि नहीं आएगा? जब 15x आ गया ये, और उसमें 6 और 6 कितना होता है? 12 और 6 18, तो ये 18 भी इधर अपन लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 87। जब 15x माइनस 18 बराबर 87 है, तो 18 उधर चला जाएगा। जब 18 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो वो 87 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 105 से कितनी बार जाता है? 7 बार। x का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो x का मान 7 आ जाएगा, तो वर्तमान आयु अपन ने क्या मानी थी? 3x, 5x और 7x। तो इसमें क्या करना है? x का मान रखना है और आपकी जो वर्तमान आयु है वो आ जाएगी। कैसे आएगी? तो 3x का मान 7 है, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35 और सत्ते सत्ते 49, यानी कि 21, 35, 49 जो भी ऑप्शन होगा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आ गया और सबको समझ में आ जाना चाहिए। सबको समझ में आ गया? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना? आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। अगला प्रैक्टिस सेट लेंगे उसमें हम लगभग इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस हम 20 क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं, आपके एग्जाम में शायद 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें समझाएँ वो अच्छे से समझा पाएँ। लेकिन फिर भी अगले जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, आपका अगला प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम पूरे के पूरे आपके 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? 70 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको बेलन पता है कैसा होता है? सबको पता होगा बेलन, सबने देखा है। ऐसा होता है बेलन, होता है कि नहीं होता? आपको वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ है वो क्या होता है? वक्र पृष्ठ ये जो आपका जो साइड वाला हिस्सा, वो वाला ऊपर नीचे को छोड़ दो, साइड वाला जितना हिस्सा है उसका एरिया आपको निकालना है। वो कितना आता है? जो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CSA, कर्व सरफेस एरिया, जिसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, वो कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है, ठीक है? उसके बाद में TSA, आपका जो टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होता है? 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये होता है, ठीक है? उसके बाद में आपका आयतन, आयतन पूछता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपकी बेलन का पूरा कच्चा सेट। हाँ, समझ में आ गया? तो जो बेलन है उसका जो जो भी आपको पूछे, वो TSA पूछे, CSA पूछे, वॉल्यूम पूछे, आयतन जो भी है, वो आपका आ गया। इसमें जो सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है ना? जब आप टोटल, ये तो सीए से हो गया, साइड साइड से हो गया, इधर इधर से, ठीक है ना? जब आप टोटल सरफेस है ना, तो उसमें दो सर्कल है ना ऊपर बन रहे, उनका एरिया भी आपको जोड़ देते हैं, तो तभी आपका TSA यानी कि सरफेस हो जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया वो आपका आ जाता है, ठीक है? आ गया सबको समझ में? और इस क्वेश्चन को लगभग सभी ने कर भी दिया होगा। तो देखिए, जो आपके 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आपको CSA कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है। कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7, सबको पता है। 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 70 लिख देंगे। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 14 से गुणा कर देंगे। 7 से 14 कितनी बार? 2 बार। 70 कितना? 140 हुआ कि नहीं हुआ? 22, 22 दूनी 44, तो इधर ऐसे लिख देंगे 44। जीरो चिपका देंगे पीछे, 14 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56, 5, 6 जीरो वाला ऑप्शन नंबर ए की है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, पूरा भी सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। 14 चौक 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 60 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? आ जाना चाहिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको करना है और शॉर्ट वे में करना है, बिल्कुल इजी वे में आपको करना है। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया, 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए और 20 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज हुई है। तो आप अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे इसी तरीके से 30 और 30 पूरे प्रैक्टिस सेट पूरे करेंगे ना, तो उसमें क्या है कि आपके
जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएँगे, रिवाइज़ हो जाएँगे। उससे आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही ईज़ी वे में आपके क्वेश्चन हो जाएँगे, जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन हो जाएँगे। तो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से मेहनत करें, आपका पेपर मिड मार्च या मार्च के अंतिम वीक्स में हो जाएगा, लास्ट वीक में हो जाएगा। ऐसे कोई आपका ज़्यादा पोस्टपोन होने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो एसएससी जीडी के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम मैथ्स की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और जीएस के प्रैक्टिस सेट आपके हिमांशु सर करवा ही रहे हैं और वो जीएस के प्रैक्टिस सेट भी आप अटेंड ज़रूर करें। उसमें जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपके जो पीवाई क्विज़ हैं, वो करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी से ये गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे भी उनको भी इन चीज़ों का लाभ हो सके, ठीक है ना? हम कोशिश करेंगे आपको 500 प्लस पीवाई क्विज़ की प्रैक्टिस कराने की और हम कराएँगे। यानी कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 7 फरवरी हो गई ना आज? 7 मार्च, यानी 7 मार्च को हम पेपर स्टार्ट करा रहे हैं। ओह! सॉरी, आज 7 मार्च हो गई, तो 7 मार्च को हम आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा रहे हैं। तो आपके जो मार्च के अंतिम वीक है ना, उसमें आपके जो पेपर होगा, तो मैं जब तक आपको सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट है, 30 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड करेंगे। एक दिन में 2 भी अपलोड करने पड़े तो वो भी हम करेंगे। लेकिन आपके जितने भी पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएँ, ऐसी हमें कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।